हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेस्पायरेटरी ऑर्गन और ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम के फ्लो चार्ट को देखेंगे। उसके बाद लंग्स को देखेंगे कि लंग्स थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक कैविटी में किस तरीके से सिचुएटेड होता है। उसके बाद देखेंगे कि रेस्पायरेशन के कितने स्टेप होते हैं। तो इन सभी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं NCERT को 100% फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो और आप NCERT को रीड करते हो तो NCERT आपको ईजिली समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और आप नीट का तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, या BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या फार्मेसी या BPT कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मैं NCERT से पूरा वीडियो, NCERT का जितना कंटेंट है मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं। ओके, तो देखो हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के फ्लो चार्ट क्या क्या हैं। तो इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम के फ्लो चार्ट में सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आता है। उसके बाद फेरिंग्स आता है। उसके बाद लैरिंग्स आता है। उसके बाद ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया के बाद ब्रांचियोल्स आएगा। और ये प्राइमरी ब्रांचियोल्स है, वो ब्रांचियोल्स है ना, वो प्राइमरी ब्रांचियोल्स, सेकेंडरी ब्रांचियोल्स और टर्सरी ब्रांचियोल्स में डिवाइड होता है। उसके बाद इनिशियल ब्रांचियोल्स स्टार्ट होता है। उसके बाद टर्मिनल ब्रांचियोल्स आता है। टर्मिनल ब्रांचियोल्स के बाद एल्वियोलाई डक्ट आता है। उसके बाद एल्वियोलाई आता है। ओके, एल्वियोलाई राउंड लंग्स में गोल गोल होता है, राउंडेड फॉर्म में होता है। ओके, एक बैग के समान, एक थैली के समान होता है। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन सभी को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। ओके, कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के डक्ट रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को यही याद रखना है कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है और रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट क्या होता है। ये नीट एग्ज़ाम में आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम और डिफरेंट मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होते हैं। ओके, अब देखो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट है जो एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर को
एल्वियोलाई तक लाता है। ओके, मतलब एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड फंक्शन क्या है कंडक्टिंग पार्ट का? क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेजिन पार्टिकल। अब देखो, जो ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको, मतलब एयर में जो गंदगी है उसको साफ करता है, उसको क्लीन करता है। ओके, थर्ड नंबर पे ह्यूमिडिफाई एयर। अब जो सूखा एयर है, मतलब नॉर्मल एयर है एटमॉस्फेयर में, वो जब बॉडी के अंदर आता है तो कंडक्टिंग पार्ट उसको ह्यूमिडिफाइज करता है, मतलब उसको, उस एयर को नमी प्रोवाइड करता है। ओके, और जैसे कि आप सांस लेते हो, सांस लेने के बाद उसके बाद आप सांस को छोड़ते हो ऐसे करके, अपने माउथ के सामने हाथ रखो, उसके बाद ऐसे करो, अंदर से हवा छोड़ो, तो आपको पता लगेगा कि आपके हाथ में ह्यूमिडिफाई एयर आ रहा है। ओके, अब देखो फोर्थ नंबर पे कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अंदर, मतलब बॉडी टेम्परेचर, जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस एयर का टेम्परेचर को चेंज कर देता है। ओके, अब हम सेकंड पार्ट क्या है कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फर्स्ट पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। हम लोगों ने कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक देख लिया कि इसका फंक्शंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। अब इसमें ये होता है, इसमें एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई शामिल हैं। ओके, तो एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या आता है? एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट। इसका क्या फंक्शंस है? रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट का फंक्शंस है कि ये CO2 और O2 का ब्लड और एयर के बीच में एक्चुअल डिफ्यूज़न करवाता है, मतलब एक्चुअल डिफ्यूज़न ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब ब्लड एटमॉस्फेरिक एयर का ब्लड, मतलब O2 और CO2 का जो डिफ्यूज़न है वो ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में होता है। ओके, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में CO2 और O2 का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट होते हैं और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होते हैं, और इसके फंक्शन को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। ओके, अब हम लोग लंग्स को स्टडी करते हैं। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? लंग्स सिचुएटेड होता है थोरेसिक चैम्बर में। कहाँ होता है? थोरेसिक चैम्बर में। ओके, थोरेसिक चैम्बर, देखो लंग्स सिचुएटेड थोरेसिक चैम्बर which is anatomically an air tight chamber। लंग्स थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, जो एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। थोरेसिक चैम्बर होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें लंग्स सिचुएटेड होता है। अब देखो थोरेसिक चैम्बर का निर्माण कैसे होता है, थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है। तो थोरेसिक चैम्बर क्या है? मतलब थोरेक्स वाला जो पार्ट है, देखो ये है, ये देखो ये क्या चीज़ है? हेड है। हेड के बाद क्या आता है? नेक आता है। नेक के बाद क्या आता है? थोरेक्स वाला पोर्शन आ जाता है। तो देखो हेड है, हेड, नेक, उसके बाद थोरेक्स।
तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ना, वो थोरेक्स वाला पार्ट होता है। इसमें लंग्स सिचुएटेड होता है, रिब्स होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, डायफ्राम होता है। तो थोरेसिक चैम्बर का निर्माण किन किन मतलब कैसे होता है, मतलब इसमें क्या क्या होता है थोरेसिक चैम्बर में। तो देखो, थोरेसिक चैम्बर देखो डायग्राम से हम समझते हैं। ये क्या चीज़ है, ये थोरेसिक चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर है, देखो थोरेसिक चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या होता है, इसमें होता है डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होगा, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होगा मतलब पीछे, डॉर्सल मतलब पीछे साइड में, जो पीछे साइड में देख रहे हो ये डॉर्सली, ये क्या चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम। तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, उसके बाद वेंट्रली, अब देखो इसको ये वाला वेंट्रली मतलब ये आगे का पोर्शन है, तो वेंट्रली क्या होगा, स्टर्नम होगा, ये स्टर्नम है तो वेंट्रली स्टर्नम होगा। लेटरली में मतलब बगल में रिब्स आता है। उसके बाद लोअर साइड में क्या आता है, डायफ्राम। डायफ्राम देखो रेड रेड जो दिख रहा है ना, इस तरीके से रेड रेड, वो क्या चीज़ है, डायफ्राम। ओके, तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि थोरेसिक चैम्बर का निर्माण डॉर्सल साइड में कौन सा होता है, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम होगा, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे साइड में, बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल साइड में वेंट्रली स्टर्नम होगा, ये वाला, ये स्टर्नम होता है। लेटरली रिब्स, ये जो दिख रहा है ये रिब्स है, तो लेटरली रिब्स होगा। और लोअर साइड में जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या चीज़ है, डायफ्राम है। तो समझ आप लोग समझ चुके हैं कि थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन वर्टिब्रल कॉलम जो डॉर्सली होता है पीछे, डॉर्सल मतलब पीछे, और वेंट्रली स्टर्नम होता है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, और लेटरल साइड में रिब्स होते हैं, और थोरेसिक कैविटी के नीचे लोअर साइड में डोम शेप के डायफ्राम्स होते हैं। तो ये सभी मिल करके थोरेसिक चैम्बर का निर्माण करते हैं, थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो देखो थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्स डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, डॉर्सली मतलब पीछे वाला साइड में, पीठ हम लोग बैक साइड है ना उसको डॉर्सली कहते हैं। तो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होगा, वेंट्रल मतलब आगे, एंटीरियर मतलब छाती वाला पोर्शन में क्या होता है, स्टर्नम, और लेटरली मतलब किनारे साइड में रिब्स होते हैं, और लोअर साइड में होगा लंग्स के नीचे डोम शेप डायफ्राम्स। तो ये चारों मिल करके थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity change in volume of pulmonary cavity। देखो थोरेक्स में लंग्स का सेटअप एनाटॉमिकली इस तरीके से होता है कि अगर थोरेसिक कैविटी में मतलब थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो पल्मोनरी कैविटी मतलब लंग्स के कैविटी में चेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा तो पल्मोनरी कैविटी मतलब लंग्स के कैविटी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट
पल्मोनरी कैविटी या लंग्स कैविटी अपना वॉल्यूम चेंज कर दे। वी कांट डायरेक्टली अल्टर वॉल्यूम, मतलब जो पल्मोनरी कैविटी है वो अपना वॉल्यूम डायरेक्टली चेंज नहीं करता है। वो सबसे पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा, उसके बाद लंग्स कैविटी या पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं रेस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, मतलब रेस्पायरेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखो, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन जिसमें हवा आसानी से आ जा सके उसको क्या कहेंगे? वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में इसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है, मतलब बॉडी के अंदर आता है और लंग्स में जाता है। उसके बाद लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल या टिश्यू में जाता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर लंग्स में आता है, लंग्स में है, एल्वियोलाई के अंदर जाता है, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल में जाता है, सेल मतलब टिश्यू में जाता है। तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आया और CO2 रिच एल्वियोलाई एयर बाहर रिलीज हो जाता है। ओके, अब सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन और ब्लड के बीच में O2 एंड CO2 का क्या होता है? O2 और CO2 गैसेस का डिफ्यूजन होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जब ब्रीथिंग हम लोग करते हैं तो ब्रीथिंग में O2 बॉडी के अंदर चला जाता है, लंग्स में, लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है, ब्लड से टिश्यू में चला जाता है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे रेस्पिरेशन में ये स्टेप होता है कि एल्वियोलाई मेम्ब्रेन और ब्लड के बीच में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? एल्वियोलाई से, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ओके, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में। O2 ब्लड में जाएगा और ब्लड से CO2 कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में। तो इस तरीके से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन एंड बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। ओके, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जब O2 ब्लड में चला जाता है तो O2 गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड में हो जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब जो टिश्यू से ब्लड से O2 जाता है टिश्यू में और टिश्यू से CO2 कहाँ जाता है? ब्लड में। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। अब फिफ्थ स्टेप पे यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखो, O2 का यूज़ फूड को तोड़ने में किया जाता है, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन में किया जाता है। जब फूड O2 के प्रेजेंस में तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और एनर्जी बनेगा, उससे CO2 रिलीज होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ O2
बाय सेल। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उस O2 के थ्रू O2 के प्रेजेंस में फूड को तोड़ता है, जिससे कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और CO2 का रिलीज होता है, मतलब CO2 बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। ओके, सेलुलर रेस्पायरेशन को हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 14 में स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए।